हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम्पल स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स के टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में टर्म टेस्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट आएगी। फिजिक्स में तीनों फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल और थर्मोडायनामिक्स सभी में टर्म टेस्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट ही आएगी भैया। क्योंकि इस बार आपके जो टर्म टेस्ट है वो सभी के एक साथ होने हैं, तो आप सभी का सिलेबस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सभी सेक्शन का टर्म टेस्ट का सिलेबस भी ये सेम है। फिर दोबारा से सुन लीजिए। फिजिक्स में तीनों फिजिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट फर्स्ट आएंगी। मैथ में डिफरेंशियल में फर्स्ट आएगी। न्यूमेरिकल में सेकंड है, उसकी 3 टॉपिक है, मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। रियल में फर्स्ट और थर्ड में से किसी एक को कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन दोनों से आएंगे। एक एक क्वेश्चन करना होगा। मैं आपको यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दूंगा। अभी वेट करो, फिजिक्स के जब तीनों लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं आपको रियली कराऊंगा। वो मैंने लास्ट में रोक रखा है क्योंकि थोड़ी मैं ज़्यादा वीडियो बनाने ना, इसलिए से। और हाँ, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में यूनिट नंबर फर्स्ट आएगी। ऑर्गेनिक में फर्स्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ। हाँ, एक कन्फ्यूजन है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसे लेना। फिजिकल में कुछ बोल रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट आएगी, कुछ बोल रहे हैं यूनिट नंबर 4 आएगी। ये कन्फ्यूजन 2-4 दिन रुक लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपके यूनिट नंबर 4 भी आ रही होगी ना, तो आप बेफिक्र रहना, मैं 4 के क्वेश्चन भी डाल दूंगा। बस एक बार मैं फिजिक्स के कंटिन्यू तीनों लेक्चर करा दूँ, तब आपको केमिस्ट्री में अगर यूनिट नंबर 4 आ रही होगी ना, तो मैं उसके क्वेश्चन भी करा दूंगा, आप बेफिक्र रहना। तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है टर्म टेस्ट के लिए। द्रव He के 3 असामान्य गुणों की विवेचना कीजिए। जो द्रव हीलियम है, लिक्विड हीलियम है, उसके असामान्य गुणधर्मों की क्या करनी है, विवेचना कीजिए। आपको 3 गुणधर्मों को पूछ रहा है भैया, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे 3-3 नंबर में, तो आपको ज्यादा डिस्कस। फर्स्ट देखिए इसमें, घनत्व, डेंसिटी। फर्स्ट देखिए, घनत्व देखिए, इसको मैं ग्राफ के द्वारा डिस्कस करता हूं। ग्राफ है घनत्व और टेम्परेचर के मध्य। किसके मध्य? घनत्व और टेम्परेचर के मध्य। कोई ताप है 2.19 केल्विन। घनत्व का जो मान है 2.19 केल्विन ताप पर क्या होता है, अधिकतम होता है। इससे कम ताप पर, जैसे इससे कम ताप पर घनत्व का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इससे अधिक ताप करेंगे तो भी घनत्व का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। यानी कि ताप बढ़ाने व घटाने पर घनत्व क्या होगा, घटेगा। क्योंकि एक फिक्स ताप 2.19 केल्विन पर घनत्व का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो आपको इस तरह से लिखना है, 2.19 केल्विन पर घनत्व अधिकतम होता है। कैसा होता है भैया, अधिकतम होता है। ताप बढ़ाने, ताप बढ़ाने व घटाने पर घनत्व घटता है। क्या घटता है, ताप बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो घनत्व भी घटेगा। यानी कि 2.19 जो केल्विन ताप है, उस पर घनत्व का मान अधिकतम होता है। अगर आप अब ताप बढ़ाएंगे तो भी घनत्व क्या होगा, घटेगा। और ताप घटाएंगे तो भी घनत्व क्या होगा, घटेगा। सेकंड देखिए, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है, जैसे किसी पदार्थ के ताप को, जो कोई पदार्थ है, यदि उसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाए, कोई कोई पदार्थ है, उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए, तो उस पदार्थ को बढ़ाने के लिए, जितने ताप को बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब इसको भी देखिए, आप असामान्य गुणों की विवेचना कीजिए। वो तो डेफिनेशन बता दी थी मैंने।
आपसे पूछ लेता है सेमेस्टर में, टर्म टेस्ट में तो नहीं। इसको भी ग्राफ के द्वारा समझाना है। इसके बाद विशिष्ट ऊष्मा को सी, टेम्परेचर। 2.19 केल्विन पर जो ताप होता है, जो 2.19 केल्विन, उस पर जो विशिष्ट ऊष्मा में आकस्मिक वृद्धि होती है, यानी कि अचानक वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है? अचानक वृद्धि होती है। 2.19 केल्विन ताप पर विशिष्ट ऊष्मा में अचानक वृद्धि होती है। इससे जैसे ताप कम करेंगे ना, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? घटती जाएगी। अगर आप ताप कम कर देंगे तो विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। इस तरह से आपको पॉइंट लिखते जाने और आपको ग्राफ के द्वारा समझाना है। 2.19 केल्विन ताप पर विशिष्ट ऊष्मा में आकस्मिक वृद्धि होती है। भैया कैसी वृद्धि होती है? आकस्मिक यानी कि अचानक वृद्धि होती है। इस ताप पर विशिष्ट ऊष्मा में कैसी वृद्धि होती है? अचानक वृद्धि होती है। 2.19 2.19 केल्विन से कम ताप पर विशिष्ट ऊष्मा ताप घटाने पर घटती है। क्या होगी भैया? घटती है। जैसे जैसे आप ताप कम करेंगे तो विशिष्ट ऊष्मा का मान भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। थोड़ा सा मोटा लिखा हमारा भैया, इसमें स्याही अभी डाली है इस वजह से। दो हो गए। आपसे 3 गुणधर्म ही विवेचना करना, आपको ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, वैसे तो 5-6 हैं, लेकिन आपसे 3 ही पूछेगा। श्यानता, देखिए इसको भी समझिए। ये क्या होती है? जैसे कि हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं, 12th से पढ़ते आ रहे हैं, शहद और पानी, इनमें से किसकी सांद्रता अधिक होती है? भैया इसकी सांद्रता अधिक होती है और इसकी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि शहद थोड़ा सा गाढ़ा होता है, पानी पतला होता है। जैसे आप पानी को बहाएंगे तो इसका बहाव अधिक दूरी तक होगा और शहद का बहाव कम दूरी तक होगा। तो सबसे ज़्यादा सांद्रता पानी और इसमें शहद में से किसकी होगी? शहद की होगी। और एक एग्जाम्पल इसी तरह, जैसे घी है ना, इसकी सांद्रता अधिक होती है, क्योंकि जैसे गाढ़ा होता है, क्योंकि घी कैसा होता है? गाढ़ा होता है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, इसको गर्म करेंगे, तो इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, क्योंकि पतला हो जाएगा और इसका जैसे बहाव क्षेत्र क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब देखिए वो ग्राफ के द्वारा देखिए, तो मैं बता रहा था आपको। दिख जाएगा क्या? यानी कि ताप घटाने पर सांद्रता भी क्या होती है भैया? घटती है। वही ताप लेंगे 2.19, नीटा सांद्रता, टेम्परेचर टी 2.19 केल्विन, 2.19 केल्विन। अब इससे अधिक ताप बढ़ाएंगे, अब अगर आप 2.19 केल्विन ताप से अधिक ताप बढ़ाएंगे ना, तो सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। और इससे कम ताप, इस ताप पर और इससे कम ताप पर सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है। और यदि इससे अधिक ताप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। देखिए इस तरह से लिखना है आपको, ताप घटाने पर सांद्रता
घटती है। 2.19 केल्विन ताप व इससे कम ताप पर सांद्रता जो गुणांक है, जो सांद्रता गुणांक है लगभग 0 के बराबर होता है। शून्य के बराबर होता है। लगभग 0 तक हो जाता है। जैसे ताप घटाने पर सांद्रता क्या होती है, घटती है। 2.19 केल्विन ताप व इससे कम ताप पर सांद्रता गुणांक लगभग 0 तक हो जाता है। इस तरह से आप द्रव हीलियम, यानी कि ध्यान रखना ये हीलियम सेकंड है भैया, लिक्विड सेकंड है, लिक्विड हीलियम सेकंड है, फर्स्ट नहीं। फर्स्ट असामान्य गुणधर्म नहीं दर्शाता, सेकंड असामान्य गुणधर्म दर्शाता है। तो आपसे वो इस तरह से पूछे कि द्रव हीलियम के असामान्य गुणधर्मों की विवेचना कीजिए, वैसे आपसे 3 से अधिक नहीं पूछेगा, क्योंकि इतने ही पूछेगा कि 3 नंबर में दे देगा, एक एक नंबर के हो जाएंगे। तो आप इस तरह तीनों की विवेचना कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ग्राफ अवश्य बनाना, ये नहीं कि आप इस तरह से लाइन लिखाए बस। तो आप ग्राफ के द्वारा अच्छे से समझाना, डिस्कस करना, वैसे ही कुछ नहीं, नॉर्मल है, आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आपको 5 मिनट में अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सरंद डॉट प्रयोग के सिद्धांत का वर्णन करो एवं जूल थॉमसन प्रसार गुणांक को समझाइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया, सेमेस्टर एग्जाम और टर्म टेस्ट दोनों के लिए है। इस लेक्चर में मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट के और टर्म टेस्ट के लिए भी मोस्ट है और सेमेस्टर के लिए भी मोस्ट है, ये बस ध्यान रखना। इस तरह से आप अच्छे से पढ़ना भैया, आपके लिए सेमेस्टर में भी काम आएंगे। सरल डॉट प्रयोग के सिद्धांत का वर्णन करो एवं जूल थॉमसन प्रसार गुणांक को समझाइए। तो देखिए इसको आपको अच्छे से डिस्कस करना है, हल्का सा डेरिवेशन भी है, मैं उसको कराऊंगा। पहले मैंने थोड़ी लिख दी, वैसे मैं डायग्राम से भी समझा सकता था बोल बोल के, लेकिन लिख दिया वो आपके लिए बेटर रहेगा। ये एक सरंद डॉट है, क्या है सिद्धांत है उसका, क्या है डायग्राम है। तो देखिए जब जो ये है ये कैसी है, उष्मारोधी है, स्तन है कैसी है, उष्मारोधी नलिका है, कैसी है उष्मारोधी है, ध्यान रखना। इसमें एक्स किरण, एक्स वाई, देखिए जब गैस को सरंद डॉट में से प्रसारित होने दिया जाता है तो उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है। जब गैस को सरंद डॉट में से प्रसारित होने दिया जाता है तो उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है। एक बार अच्छे से इसकी रीडिंग करेंगे ना तब आपको डायग्राम समझ आएगा। होने दिया जाता है परिवर्तन तो उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण जानने के लिए उष्मारोधी पदार्थ से बनी नली, ये उष्मारोधी पदार्थ से बनी क्या है, नली है, से प्रवाहित गैस पर विचार करते हैं। इसमें कोई गैस भरी है उस पर हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। इसके मध्य भाग में देखिए, इसके मध्य भाग में सरन डॉट पी लगा होता है। इसके जो मध्य भाग है उसमें एक सरन डॉट पी लगा है। पी के दोनों ओर भारी व घर्षण रहित पिस्टन एक्स वाई लगी है। कौन सी पिस्टन है, एक्स वाई लगे हुए हैं। उपकरण कैसा है, उष्मारोधित है। उपकरण कैसा है, उष्मारोधित है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि ताकि बाहर से उष्मा का क्या हो सके, आदान प्रदान न हो। बाहर से उष्मा का आदान प्रदान ना हो, ना उष्मा दे सकते ना उष्मा ले सकते। देखिए अब देखिए यहाँ माना प्रारंभ में बी कक्ष में गैस नहीं है, जो बी कक्ष है इसमें कोई भी गैस नहीं है प्रारंभ में। कक्ष ए में उपस्थित गैस का आयतन भी, यानी कि प्रारंभ में बी कक्ष में कोई भी गैस नहीं है, प्रारंभ में आप मानकर चलिए। फिर ए कक्ष में उपस्थित गैस है उसका आयतन B1, दाब B1, ताप क्या है T1 है। इस गैस को धीरे धीरे पिस्टन एक्स द्वारा दाब P1 पर सरल डॉट में से प्रसारित किया जाता है। जब दाब P1 इसमें से इसमें बी में प्रसारित किया जाता है, जब ए से किसमें प्रसारित किया जाता है, बी में, तो पिस्टन वाई की ओर सरका कर नियत दाब P2 पर गैस का आयतन B2 प्रसार होने दिया जाता है।
आप इसको पढ़िए तो आपके डायग्राम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जब आप डायग्राम बना कर आए ना तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट लिख के जरूर आना, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए आगे, देखिए जब गैस को ए से बी में प्रसारित होने दिया जाता है, तो देखिए मैं अब इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। तो ये ध्यान रखना भाई, ये याद जरूर कर लेना। ये आप एक बार में आपने जैसे ही इसको रिवाइज करेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आवाज बंद हो गई है यार, शायद ब्लूटूथ प्रॉब्लम आ जाए। आगे देखिए भैया, वो वॉइस ब्लूटूथ बंद हो गई थी भाई साहब, वो आपके लिए फिर दिक्कत आ गई। मैं दोबारा से मेहनत करनी पड़ती मेरे को फिर। देखिए जब गैस को ए से बी में प्रसारित होने दिया जाता है, जब गैस को ए से बी में प्रसारित होने दिया जाता है तो देखिए आगे सॉल्यूशन। पिस्टन एक्स द्वारा गैस पर किया गया कार्य, पिस्टन एक्स द्वारा गैस पर किया गया कार्य, गैस पर किया गया कार्य। जब गैस को ए से बी में प्रसारित होने दिया जाता है, ए से बी में क्या होने दिया जाता है, प्रसारित होने दिया जाता है, तो पिस्टन एक्स द्वारा गैस पर किया गया कार्य, पिस्टन एक्स द्वारा किस पर कार्य किया जाता है, गैस पर कार्य किया गया कार्य क्या है, देखिए W1 बराबर, आप देखिए प्रारंभ में आयतन कितना था B1, और बी निकाय का क्या था 0, तो P से P1 dV। अब इसको सॉल्व कीजिए, P1 बाहर आ जाएगा, B1 इंटीग्रेशन dV का B हो जाएगा, लिमिट B1 से 0 यानी कि माइनस P1 B1 आ जाएगा, P1 B1 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, पिस्टन Y पर गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य। अब पिस्टन वाई पर, ये पिस्टन वाई है, पिस्टन एक्स और वाई, अब पिस्टन वाई पर किसके द्वारा कार्य किया जाता है, गैस द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना, प्रारंभ में पिस्टन एक्स द्वारा किस पर कार्य किया जा रहा था, गैस पर कार्य किया जा रहा था। अब यहाँ ध्यान रखना, पिस्टन वाई पर किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, गैस द्वारा किया गया कार्य। W2 बराबर 0 से क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आयतन कितना था इसका 0 था, जब यहाँ आयतन B1 था 0 था प्रारंभ में, अब इसका आयतन क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा, तो P2 dV वही आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर लेना, सॉल्व कर P2 B2। अब देखिए गैस द्वारा प्रसारित करने पर किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य देखिए, किया गया कुल कार्य देखिए, डेल्टा W बराबर P2 माइनस P1। ये क्या है, गैस द्वारा जब प्रसरण में क्या किया गया कुल कार्य क्या है, P2 V2 माइनस P1 B1। अब देखिए माना कि प्रारंभ में जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा है वो U1 तथा U2 है, या आप मानकर चलना कि माना प्रारंभ व अंतिम में गैस की आंतरिक ऊर्जा, अच्छा क्वेश्चन है भैया, आंतरिक ऊर्जा सेमेस्टर में आता है और टर्म टेस्ट में आएगा ही, U1 व U2 है, U1 व क्या है, U2 है, माना प्रारंभ व अंतिम अवस्था में गैस की आंतरिक ऊर्जा U1 व
U2 है। अब देखिए आप ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से देखिए, ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ से देखिए, फर्स्ट लॉ से देखिए वो होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। दिखेगा नहीं शायद, फिर आगे देखिए बराबर में डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा। अब यहाँ ध्यान रखना U2 किससे ग्रेटर देन होगा, आंतरिक ऊर्जा माइनस U1 प्लस में डेल्टा डब्ल्यू आपने कुल कार्य क्या निकाला था, P2 B2 माइनस P1 B1, P2 B2 माइनस P1 B1। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, U2 प्लस में P2 B2 बराबर करेंगे P1 B1 प्लस में U1, P1 B1 बराबर में U1। अब यहाँ से देखिए H बराबर थोड़ा थोटिकल है ना, बस आपको याद रखनी चीज़ें, H बराबर U प्लस में PB। यह क्या होती है, एंथैल्पी का सूत्र, यानी कि अतः चीज़ें याद रखनी होंगी भैया। एंथैल्पी नियत होती है, कैसी होती है, नियत। अतः एंथैल्पी नियत होती है। ये तो इसका आपको पहले वो थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है, फिर बाद में ये लिखना है, डायग्राम बनाना है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट हो रहे हैं, उनसे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना। पिस्टन देखिए दोबारा से, पिस्टन एक्स द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है तो आप W1 निकाल लेंगे, फिर पिस्टन वाई पर गैस द्वारा कार्य किया जाता है, कुल कार्य निकाल लेंगे। माना प्रारंभिक व अंतिम अवस्था में गैस की आंतरिक ऊर्जाएं U1 व U2 हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में थर्ड सेमेस्टर में आपने को पढ़े थे और इसमें भी यूज में लिए जाएंगे, आपके याद होने चाहिए। ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो U2 माइनस U1 P2 ये क्या है, कुल कार्य। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना। H बराबर U प्लस में PB ये क्या होता है, एंथैल्पी का सूत्र होता है। अतः एंथैल्पी कैसी होती है, नियत होती है। अब देखिए पॉइंट देखिए, फर्स्ट देखिए इसी में भैया आपको इसके साथ में पॉइंट भी लिखने हैं पूरा। अगर आप पूरा करके आएंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं आपके कट कर लेंगे। यदि P2 B2 ग्रेटर देन हो P1 B1, क्या हो, P2 B2 ग्रेटर देन हो P1 B1, तो देखिए U1 ग्रेटर देन होगा U2, U1 ग्रेटर देन क्या होगा U2। आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब ध्यान रखना इस कंडीशन को, जब P2 B2 का मान ग्रेटर देन हो P1 B1, तो U1 ग्रेटर देन होगा U2, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अर्थात कौन सा प्रभाव होगा, शीतलन प्रभाव होगा। ये लाइन आप लिख देना। सेकंड देखिए, जब P2 B2 बराबर P1 B1 हो, क्या हो, P11 हो, तो U1 बराबर होगा U2, यानी कि जूल थॉमसन प्रसार गुणांक इसमें नहीं है। थर्ड देखिए, जब P2 V2 लेस देन P1 V1 ग्रेटर देन हो P1 V1, तो U1 लेस देन होगा किससे, U2 से, यानी गैस में कौन सा प्रभाव होगा, तापन प्रभाव होगा, तापन प्रभाव होगा। तो इस तरह से आपको इन तीनों पॉइंट को भी लिखना। ये तो हो गया भाई सरन डॉट प्रयोग का जो सिद्धांत है उसका वर्णन। आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसके थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है, और हल्का सा जो डेरिवेशन टाइप का वो आपको अच्छे से डिस्कस करना है। अतः एंथैल्पी क्या होती है, नियत होती है, और इन तीनों पॉइंट को लिख देना। अब देखना इसमें एक चीज और पूछ रहा है आपसे लास्ट में, जूल थॉमसन प्रसार गुणांक। क्या पूछ रहा है, जूल थॉमसन प्रसार गुणांक।
जूल थॉमसन प्रसार गुणांक, इसका सूत्र होता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी बराबर यू एच या 1/CP टू ए अपॉन आर टी माइनस पी। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है डी एल टी अपॉन डेल पी बराबर यू एच बराबर 1/CP टू ए अपॉन आर टी। अब इसमें कंडीशंस लिखनी है आपको। देखिए फर्स्ट देखिए, जब टू ए अपॉन आर टी ग्रेटर देन बी हो तो यू एच कैसा होगा भैया, ऋणात्मक होगा। यू एच कैसा होगा, धनात्मक होगा। यू एच कैसा होगा, ऋणात्मक। और यू एच कैसा होगा, यू एच कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यू एच जब टू ए अपॉन आर टी ग्रेटर देन हो तो बी एच, तो यू एच कैसा होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक होगा, है ना। और ये ध्यान रखना, अतः दाब कम करने पर, जैसे जैसे आप दाब कम करेंगे ना तो ताप में भी क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। ये लाइन और लिख लेना कि जैसे दाब कम करेंगे तो ताप में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। सेकंड पॉइंट, टू ए अपॉन आर टी लेस देन बी हो तो भैया यू एच कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यू एच कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा। यू एच क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो डेल्टा टी भी कैसा होगा, डेल्टा टी भी ऋणात्मक होगा। डेल्टा टी ऋणात्मक होने पर डेल्टा टी धनात्मक होगा। धनात्मक होगा अर्थात तापन प्रभाव होगा। अर्थात कैसा प्रभाव होगा, तापन प्रभाव होगा। लास्ट पॉइंट है, यदि टू ए अपॉन आर टी माइनस बी बराबर जीरो, यानी कि टू ए अपॉन आर टी बराबर बी, यानी कि डेल टी अपॉन डेल पी बराबर क्या हो, जीरो हो ना, तो कौन सा प्रभाव होगा, तापन प्रभाव होगा और ना ही शीतलन प्रभाव होगा। अर्थात व्युत्क्रमण ताप होगा। ताप टी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। ये इसके तीनों पॉइंट है उसके। जूल थॉमसन प्रसार गुणांक को इस तरह से आप समझा सकते हैं। जो मैंने बोला है ना वो आप अच्छे से लिख के आना भैया, इस तरह से नहीं, थोड़ा सा और एक दो लाइन चढ़ा के लिखते हैं जिस हिसाब से मैंने बोला है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। मैं इस लेक्चर में जो क्वेश्चन कराऊंगा ना भाई, टर्म टेस्ट में इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, विश्वास रखना। ये जो थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट है, ऐसी कुछ हार्ड है नहीं, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट्स है, इसमें आपको चीज़ें याद रखनी होंगी ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो इससे भी अच्छा क्वेश्चन है सेमेस्टर की दृष्टि से। ये ध्यान रखना, आप इनको अच्छे से मेहनत करना है। इनमें आप टर्म टेस्ट में भी तो आपके काम आएंगे ही, और सेमेस्टर में भी आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएंगे यूनिट नंबर फर्स्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, रुद्रोष विचुम्बकन की शीतलन विधि का वर्णन कीजिए भैया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भैया, आपको याद करना है। डायग्राम है इसमें भी इस विधि का, उसको अच्छे से याद करना भैया। डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो एक दो बार तब हम बना देंगे। और फिर उसके पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से याद करना। आपके सेमेस्टर एग्जाम में 4 नंबर में पक्का एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रुद्रोष विचुम्बकन की शीतलन विधि का वर्णन कीजिए। ये टर्म टेस्ट में तो आपसे पूछेगा ही, लेकिन सेमेस्टर में ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके अथवा में वैसे पक्का आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है, पुनः निवेशी शीतलन से आप क्या समझते हैं तथा पुनः निवेशी शीतलन विधि को समझाइए। ये चारों क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको टर्म टेस्ट में अवश्य क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन चारों क्वेश्चन से बाहर टर्म टेस्ट में क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ ऐसा है ही नहीं, यही चारों टॉपिक हैं। इनसे आपको टर्म टेस्ट में क्वेश्चन मिल जाएगा, और इस यूनिट से ध्यान रखना, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको सेमेस्टर में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, इन्हीं चारों क्वेश्चन में से। हाँ, अब इन दो के आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं टेलीग्राम पर आपको PDF में डाल दूंगा। ऐसा इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको बोर्ड पर लिखाता मिटाता, उससे कोई फायदा नहीं। वैसे भी
भैया मैं रात में वीडियो वैसे बनाता हूँ, है ना? तो मैं आपको पीडीएफ में डाल दूँगा, हाँ, या अगर आप बुक से देख लेना, नहीं तो टेलीग्राम पर मैं आपको डाल ही दूँगा। टेलीग्राम वही यूट्यूब चैनल के नाम से है भैया। अगर किसी भाई के पास लिंक ना हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मेरा नंबर ग्रुप में है। और आप एक ये ध्यान रखना, आप ये चैनल वाला ग्रुप जॉइन कर लिया करो भाई। व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ये जॉइन कर लिया करो। आप होम असाइनमेंट के लिए फिर मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं बार-बार। 91 16 74 54 54 इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको उस ग्रुप में भी जोड़ दूँगा। आप बार-बार मेरे को मैसेज करते इसकी एच डालना, इसकी एच डालना, भैया अब मैं उस ग्रुप में डाल देता हूँ। जो चैनल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा ना, उसमें मैं टाइम से टाइम सब चीज़ें डाल देता हूँ, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, जो ऐड नहीं है मैं उनको इसमें ऐड कर दूँगा। अधिकतर सेकंड ईयर के बहुत नहीं है भैया, सारे कल्ले ने मैसेज किया था एचए के लिए, मेरे पास वो ग्रुप जॉइन कर रखा नहीं, उनको पर्सनल में कहाँ तक डालूँ यार। तो आप मैसेज कर देना, मैं उसको उसमें जोड़ दूँगा, और टेलीग्राम की लिंक भी नहीं है तो वो भी डाल दूँगा। मैं इन दोनों क्वेश्चन की पीडीएफ में डाल दूँगा, वैसे थ्योरेटिकल आप याद करना भाई, इन चारों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना, अच्छे से आप इनको याद कर लेना। इनसे बाहर क्वेश्चन आपको टर्म टेस्ट में भी नहीं आएगा, और सेमेस्टर में भी ध्यान रखना। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिससे आपके सेमेस्टर के लिए भी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाए और टर्म टेस्ट के लिए भी कंप्लीट हो जाए। ये थर्मोडायनामिक्स के टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चन हुए। फालतू आप मत पढ़ना, इनमें से आपको अवश्य क्वेश्चन मिल जाएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और बाकी मैथमेटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो भी मैं डाल दूँगा। नेक्स्ट पर डे वीडियो डाल रहा हूँ, आप पर डे उस हिसाब से भाई कंटिन्यू पढ़ते जाइए, अब तो टर्म टेस्ट आ गए ना, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सिर्फ विश्वास रखना। मैं आप अब तो आपको खूब विश्वास हो गया होगा ना, आप काफ़ी 3 सेम दे चुके हैं, सब वीडियो से क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं उस हिसाब से क्वेश्चन कराता हूँ कि वीडियो से आपको क्वेश्चन पक्का मिल जाता है। पहले टर्म टेस्ट में प्रॉब्लम रहती थी कि हर सेक्शन में अलग-अलग, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता। अब क्या आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर है कि सभी का सेम सिलेबस है, तो आपकी और अच्छे से हेल्प हो जाएगी। केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ जाएँगे, फिज़िक्स में तो कन्फर्म है आ जाएँगे। चैप्टर तीनों के ऐसे चैप्टर में कुछ ख़ास ऐसा है नहीं, वो फिक्स क्वेश्चन है, तो इनमें से चारों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा, वो आ जाएगा। अब प्रैक्टिस इनकी बढ़िया अच्छे से करना भाई, लिख-लिख कर अच्छे से देखना। थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसा कुछ को भाई पसंद होगा, मेरे को तो नहीं है। है ना? तो आप अच्छे से याद करना और चित्र ज़रूर बनाकर आना। अगर आपसे पूछे ना कोई-सी भी विधि, तो उसका डायग्राम अवश्य बनाना, तभी आपको अंक पूरे मिलेंगे, है ना? तो भैया अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके जो टर्म टेस्ट हो जाएँगे ना, अप्रैल में टर्म टेस्ट खत्म हो जाएँगे, है ना? फिर आप 8-10 दिन मौज-मस्ती में निकाल देते हैं। ये ध्यान रखना कि सेमेस्टर मई के लास्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा, ये कन्फर्म है। तो ज़्यादा टाइम आपके है पास है नहीं। मैं भी टर्म टेस्ट के बाद कंटिन्यू वीडियो डालूँगा फिर सेमेस्टर की। फिर भैया मैथ करानी है मेरे को, अभी तो कुछ नहीं, अभी 2 न्यूमेरिकल की कराई है, 1 डिफरेंशियल की कराई है, रियल क्योर करा दूँगा। ठीक है ना? तो आप बस पढ़ते जाइए, मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। कंप्लीट वीडियो, सेमेस्टर, टर्म टेस्ट सभी की पहले उपलब्ध करवा दूँगा एग्ज़ाम से 8-10 दिन पहले। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दोस्तों को हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक कर दिया करें भैया, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते अब भी। सारे जो भाई वीडियो देखते हैं ना, कम से कम उतने तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार। इतने ने तो बिल्कुल नहीं कर रखा। बहुत से ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब करने से कोई कम नहीं है ना। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करें और मेहनत करें।